प्रसाद और उनका साहित्य। लेखक विनोद शंकर व्यास। पाठ 3। संसार के किसी महान लेखक ह्यूगो, टॉल्स्टॉय, ड्यूमा की रचनाओं पर तैयार की हुई फिल्म आ जाती तो वह सिनेमा भी चले जाते थे। सबसे अधिक नाव पर बैठकर सैर करना ही उन्हें पसंद था। 1931 ईस्वी में प्रसाद जी का साहित्यिक कार्यक्रम शिथिल हो रहा था। उन्होंने एक मकान बनवाया था। उसमें खर्च काफ़ी हो गया, उधर आय भी कम हो गई थी। व्यवसाय की ओर ध्यान न देने के कारण दिन पर दिन हानि की संभावना ही दिखाई पड़ने लगी। मन बहलाव के विचार से ही सपरिवार वह पुरी गए थे। मैं उनके साथ कलकत्ते तक गया था। पुरी के रमणीक दृश्यों ने उनके कवि हृदय को आश्वासन तो दिया, परंतु अधिक खर्च हो जाने के कारण मानसिक व्यग्रता फिर उपस्थित हुई। क्या होगा, कैसे चलेगा? रहस्यवादी होने पर भी इन प्रश्नों में वह उलझ गए। आर्थिक समस्याओं के कारण अब वह नियमित रूप से कारखाने का कार्य देखने लगे। हंस मासिक रूप में कहानियों का मासिक पत्र प्रेमचंद्र जी के संपादन में निकल रहा था। उसका नामकरण और योजना प्रसाद जी की ही थी। वह उसमें बराबर लिखते रहे। अब उनका विचार था कि काशी से एक शुद्ध साहित्यिक पाक्षिक पत्र निकाला जाए। भाई शिवपूजन जी भी उन दिनों काशी में ही रहते थे। हम लोगों ने शीघ्र ही निश्चय कर लिया कि उनके संपादन में पत्र का प्रकाशन आरंभ कर दिया जाएगा। अतएव प्रसाद जी से पूछा गया कि पत्र का नाम क्या होगा। 2 दिन विचार करने के बाद उन्होंने पत्र नाम का जागरण रखा। प्रसाद जी बड़े हास्यप्रिय थे। वह बड़ा सुंदर मजाक करते थे, किंतु केवल अपने अंतरंगों के साथ। श्री मैथिली शरण गुप्त स्वर्गीय अजमेरी जी के साथ काशी आते तो कभी राय कृष्णदास जी अथवा प्रसाद जी के यहाँ मंडली एकत्रित होती। खूब आनंद आता था। स्वर्गीय अजमेरी जी तो हंसी के खजाना थे। प्रसाद जी भोजन के बड़े शौकीन थे। वह स्वयं अपने हाथ से अच्छा खाना बना लेते थे। एक बार बगीचे की सैल थी। मंडली में 20-25 आदमी थे। भोजन और ठंडाई का पूरा प्रबंध था। दाल चावल अलग अलग हांडियों में चढ़ गया। प्रसाद जी गोभी, आलू, मटर की तरकारी और चूरमे का लड्डू बनाने में व्यस्त हो गए। बड़े उत्साह से उस दिन उन्होंने बनाया था। उनके बनाए हुए पदार्थ इतने स्वादिष्ट थे कि आज तक भूले नहीं हैं। उसके बाद तो अनेक अवसर आए, लेकिन वह तरकारी बड़ी सुस्वादु बनी थी। मुझे उसी दिन पता लगा कि प्रसाद जी भोजन बनाने में भी कुशल हैं। प्रसाद जी को पुष्पों से अधिक प्रेम था। उन्होंने अपने मकान के सामने एक छोटा सा उद्यान लगाया था। प्रतिदिन वह 2-3 घंटा उसमें लगाते थे। तरह तरह की फूलों की क्यारियां बनी थीं। गुलाब, जूही, बेला, रजनीगंधा इत्यादि जब फूलते तो मुग्ध होकर वह देखते। वर्षा के दिनों में वह छोटी सी वाटिका अत्यंत मनोरम मालूम पड़ती थी। पारिजात के वृक्ष के नीचे एक पत्थर की चौकी थी। उसी पर बैठकर प्रसाद जी अपनी रचनाएं सुनाते थे। प्रसाद जी को एक शतरंज छोड़कर और अन्य किसी खेल से प्रेम न था। वह खिलाड़ी मिल जाने पर शतरंज अवश्य खेलते थे। मुझे यह मनहूस खेल पसंद नहीं था, अतएव मैं सदा इसका विरोध करता। इस पर वह कभी कभी चिढ़ भी जाते थे। मैं मौन होकर बैठा रहता। वसंत पंचमी 11 फरवरी 1929 को पुस्तक मंदिर से जागरण का प्रथम अंश प्रकाशित हुआ था। जागरण को उनका पूर्ण सहयोग प्राप्त था। शिव पूजन जी उन्हीं के आदेशानुसार उसका संपादन करते थे। पूर्ण साहित्यिक होने के कारण पत्र सर्वसाधारण के उपयुक्त न था, अतएव उसमें भारी हानि होती जा रही थी। अंत में वह पत्र प्रेमचंद्र जी को दे दिया गया। प्रेमचंद्र जी के
संपादन में वह साप्ताहिक होकर निकला। प्रसाद का वास्तविक जीवन बहुत ही स्पष्ट था। मैंने उन्हें सदैव ही सात्विक पाया। पान को छोड़कर उन्हें और कोई व्यसन नहीं था। वह भांग तक नहीं पीते थे। मांस मदिरा से हार्दिक घृणा सी थी। शराबी चरित्रों का निर्माण करने में वह अत्यंत स्वाभाविक थे, किंतु उन्होंने लोगों को पीते हुए और नशे में देखा था, लेकिन खुद कभी नहीं। 14 वर्ष तक प्रायः प्रतिदिन प्रसाद जी के साथ रहते हुए भी मैंने उनमें कोई दुर्गुण नहीं देखा। लेखक के चरित्र का प्रभाव उसकी रचनाओं में कहाँ तक पड़ता है, यह एक विवाद का विषय है। जागरण में कविवर निराला जी का चरित्र पर एक लेख प्रकाशित हुआ था। उसमें उन्होंने लिखा था, कालिदास, श्रीहर्ष, शेक्सपियर, वायरन, उमर खयाम, रवीन्द्रनाथ आदि कवि काव्य में बड़े चरित्रवान हैं या असचरित्र। इनकी कथाओं से हमें क्या मिलता है? इनका चुंबन लिंगन काव्य कभी बड़े बड़े लोग पीते रहते हैं। यह वमन पीना बंद करा दीजिए। घूंघट के पट खोल रे तो ही राम मिलेंगे, यह क्या है? क्यों महात्मा जी से गाते गवाते हैं? पाप अगर नीचे की तरफ जाता है तो नीचे क्या है? अधः ब्रह्म नहीं? मेरा कवि सदा निरपराध है, मैं क्या कहूँ, वह क्या क्या करता है। प्रसाद जी ने जागरण के अग्रलेख में लिखा था, हाँ, अपवित्रता, असत और दुष्चरित्र कला का उद्देश्य न होना चाहिए। यदि कोई कलाकार चारित्रिक पतन के कारण अपने व्यक्तित्व को नष्ट करके भी कला में कल्याणमयी सृष्टि कर सकता है, तो उसका विशेषाधिकार मानते हुए प्रायः लोग देखे जाते हैं। कालिदास आदि के संबंध में ऐसा ही कहा जा सकता है किंतु इसका यह मतलब नहीं कि कलाकार को कुचरित्र होना ही चाहिए। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि कलाकार की कसौटी उसकी कला है, न कि उसका व्यक्तित्व। वाल्मीकि और व्यास का आदर्श देखते हुए तो यह कहना पड़ता है कि बिना जले हुए विदग्ध साहित्य की सृष्टि नहीं हो सकती, और तब कलाकार अपनी कला में व्यक्तित्व को खोकर कला के रूप में प्रतिष्ठित होता है। उसे जनता का सम्मान मिलता ही है, चाहे आज मिले या हजारों वर्ष बाद। अतएव यह ठीक ही है कि कला को लेखक को चरित्र की कसौटी पर न कसना चाहिए। यदि संसार के महान लेखकों का चरित्र अन्वेषण किया जाए तो अधिकांश असचरित्र और विलासी प्रमाणित होंगे। सरकार के साहित्य पर अमरता की छाप डालने वाला फ्रेंच कलाकार विक्टर ह्यूगो का ही चरित्र लीजिए। 19वीं शताब्दी में विश्व साहित्य उसके चरणों पर नतमस्तक हो गया था। उसने जिस साहित्य का निर्माण किया वह आज तक हिमाचल की तरह अटल है, किंतु व्यक्तिगत जीवन उसका दूसरा ही था। अपनी पत्नी और प्रेयसी जूलियट के होते हुए भी वह एक यहूदी अभिनेत्री की ओर आकर्षित हुआ। उन दिनों फ्रांस में इस तरह के अपराधी के लिए बड़ा कठोर दंड नियत था। विक्टर ह्यूगो और यहूदी नटी दोनों को जेलखाने की हवा खाते, लेकिन विक्टर ह्यूगो स्वयं हाउस ऑफ पियर्स का मेंबर था, इसलिए कुछ न हो सका। कुछ लोगों का यह कहना है कि स्वयं बादशाह लुई फिलिप ने इस मामले को शांत किया। प्रसाद जी की अल्हड़ जवानी में भी एक घटना ऐसी ही घटी थी। यह मुझे बाद में पता चला जब 13 फरवरी 1936 को मैंने उनसे पूछा, आपकी रचनाओं में प्रेम का एक उज्जवल रहस्य छिपा हुआ है, लेकिन मुझे इतने दिनों में भी आपने यह नहीं बतलाया कि आपकी वह अज्ञात प्रेयसी कौन थी। उन्होंने जो कुछ उत्तर दिया उसके पश्चात फिर इस संबंध में मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा। प्रसाद जी का व्यायाम और बचपन की ओर बचपन से ही अभ्यास था। वह 1000 बैठकी और 500 दंड अपनी जवानी में प्रतिदिन करते थे। उन्हें कसरत कराने वाला शिक्षक उनसे बाह करने में थक जाता था।
दो एक बार कुश्ती में भी उन्होंने उस कला के विशेषज्ञों को परास्त किया था। इससे उनके बड़े भाई की प्रसन्नता बढ़ गई थी। अपनी खुराक के बारे में प्रसाद जी स्वयं कहते थे कि फल, दूध और दही के अतिरिक्त वह आध सेर बादाम प्रतिदिन खाते थे। प्रसाद जी का व्यक्तित्व देखने से ही विशाल मालूम पड़ता था। ललाट की तेजस्वीता, आँखों की गंभीरता और बातों की मधुरता उनका विशेषता थी। प्रसाद जी का एक मध्यम श्रेणी का कद था। गौर वर्ण, गोल मुंह, दांत सब एक ही पंक्ति में। हंसने में वह बहुत स्वाभाविक मालूम पड़ते थे। जवानी में तो ढाका के मलमल का कुर्ता और शांतिपुरी धोती पहनते थे, लेकिन बाद में खद्दर का भी उपयोग करते रहे। जाड़ी में सुंगनी रंग के पट्टू का कुर्ता अथवा शकरपारे की सियन का रुईदार ओवरकोट पहनते थे। आंखों पर चश्मा, हाथ में डंडा। प्रसाद जी का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक था। उनकी स्पष्टवादिता से कभी कभी कुछ लोगों को हताश भी होना पड़ता था। जब किसी नवीन पत्र पत्रिका के प्रकाशन की योजना लेकर उनके सम्मुख कोई आता तो स्पष्ट शब्दों में उसकी असफलताओं का निर्देश वह करते। उनका विश्वास था कि अभी वह युग नहीं आया है कि हिंदी की पत्र पत्रिकाएं आदर्श दृष्टि से सफलतापूर्वक जीवित रह सकें। प्रसाद जी की ऐसी बातों से प्रायः लोग निराश हो जाते थे। प्रसाद जी पत्र व्यवहार से बहुत हिचकते थे। कुछ विशेष व्यक्तियों को छोड़कर बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्हें प्रसाद जी की लेखनी से उत्तर मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो। उनकी रचनाएं संपादकों के पास प्रायः मैं ही भेजा करता था। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वह अपनी लेखनी को विशेष महत्व देते थे अथवा आत्माभिमान के कारण ऐसा करते थे। वास्तव में बात यह थी कि कोई उनके पत्रों का दुरुपयोग न करे। प्रसाद जी ने अपने जीवन में पुरस्कार रूप में एक पैसा भी किसी पत्र पत्रिका से नहीं लिया। वह निस्वार्थ भाव से साहित्य सेवा करते रहे। हिंदुस्तान एकेडमी से 500 रुपये का और काशी नागरी प्रचारिणी सभा से 200 रुपये पुरस्कार उन्हें मिला था। यह 700 रुपये भी उन्होंने काशी नगर नागरी प्रचारिणी सभा को अपने भाई के स्मारक स्वरूप दान दे दिया। प्रसाद जी के जीवन में यह एक नोट करने की बात है कि उन्होंने किसी कवि सम्मेलन अथवा सभा का सभापति होना कभी स्वीकार नहीं किया। कवि सम्मेलन में यदि कभी जाते भी तो अपनी कविता सुनाना उन्हें पसंद नहीं था। बहुत आग्रह करने पर अपनी लिखी पुस्तक में से बैठे बैठे कुछ पढ़ देते थे। जीवन में पहली बार काशी नागरी प्रचारिणी सभा की ओर से कोशोत्सव के अवसर पर उन्होंने खड़े होकर जनता के सन्मुख नारी और लज्जा कविता पढ़ी थी। वाह वाह की पुकार मच गई। सचमुच प्रसाद जी ने इतने सुंदर ढंग से सुनाया था कि सभी मुक्त हो गए थे। बड़े स्वाभाविक स्वर में वह कविता पढ़ते थे। आंसू की रचना के बाद उनके पढ़ने की शैली में भी कुछ परिवर्तन हुआ। आंसू की पंक्तियों पर वह स्वयं मुग्ध थे। मेरी धारणा है कि आंसू कामायनी महाकाव्य का अंकुर है। प्रसाद जी महाकाव्य में ही आंसू को सम्मिलित करना चाहते थे, लेकिन बाद में उनका विचार बदल गया। प्रसाद जी बड़े अध्ययनशील थे। प्रतिदिन नियमित रूप से संस्कृत की पौराणिक और ऐतिहासिक पुस्तकों के अध्ययन में वह 5-6 घंटे व्यतीत किया करते थे। यही कारण था कि विद्वानों को किसी जटिल विषय पर उनसे बात करके संतोष होता था। समाप्त। धन्यवाद।